हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकलव्य ऑफिशियल। देखिए स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पे क्लास 11 12 बीएससी में से फिजिक्स की टॉपिक्स की सुपर इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 12 का इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल चैप्टर 2 न्यूमेरिकल सेक्शन हम लोग आज कवर करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है वो सीबीएसई 2016 में पूछा जा चुका है बोर्ड में। ए चार्ज इज मूव फ्रॉम ए पॉइंट ए टू बी इन इक्वेटोरियल प्लेन of a dipole without acceleration, find the work done in the process। अभी क्या बोल रहा है कि कोई चार्ज है जो मूव कर रहा है ए से बी इक्वेटोरियल प्लेन में और डाइपोल के अंदर। तो डाइपोल पहले हम बनाएंगे। डाइपोल क्या होता है? दो चार्जेस होते हैं पॉजिटिव निगेटिव, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे सेपरेटेड होता है, उसी को हम डाइपोल बोलते हैं। तो पॉजिटिव निगेटिव, तो इस लाइन को जब हम फॉर्म करेंगे तो इस लाइन को हम कहते हैं एक्सियल लाइन। इस लाइन के रिस्पेक्ट में हम आगे बढ़ेंगे तो इसको हम एक्सियल लाइन बोलेंगे। इसी के जस्ट परपेंडिकुलर जो लाइन हमारी क्रिएट होती है उसको इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। तो इक्वेटोरियल प्लेन बनाना है, इसी में ए से लेकर बी तक आगे बढ़ना है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले इक्वेटोरियल लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। अब ये इक्वेटोरियल लाइन है, अब कह रहा है कि इक्वेटोरियल प्लेन बनाइए, क्योंकि इक्वेटोरियल प्लेन में जो है पूरा प्लेन बनाना है हमको। उस प्लेन में ए से लेकर बी तक चार्ज मूव करेगी, उसका वर्क डन कितना है वो निकालना है। तो प्लेन हम इस तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके से आप प्लेन बना सकते हैं। ये आपका प्लेन बन गया। ये जो हमारा इक्वेटोरियल लाइन है इसमें ये हमने प्लेन बना दिया। अब ए से लेकर बी तक, तो कोई पॉइंट ए ले लेते हैं जहां चार्ज है और पॉइंट बी तक जो है वो मूव कर रहा है। तो इसमें जो वर्क डन हो रहा है डब्ल्यू ए बी, मतलब ए से लेकर बी तक जो मूव कर रहा है डब्ल्यू ए बी जो वर्क डन हो रहा है वो कितना होगा ये पूछ रहा है। तो इक्वेटोरियल लाइन पे देखिए डाइपोल के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ऐसे समझिए। इस केस को मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। जो बच्चे प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स देखे होंगे वो अभी तक कर लिए होंगे सवाल, ये क्वेश्चन हो गया होगा उनका। तो जब भी इक्वेटोरियल प्लेन पे कभी चार्ज ए से लेके बी तक मूव करता है तो उस पूरे इक्वेटोरियल प्लेन के लिए वर्क डन जो होता है हमेशा 0 के बराबर होता है डाइपोल के केस में। तो इसको मैं पिछले क्लासेस में भी बता चुका हूं कि इक्वेटोरियल प्लेन के लिए डाइपोल के रिस्पेक्ट में, अगर डाइपोल के अंदर इक्वेटोरियल प्लेन है तो उसके अंदर हर एक पॉइंट पे जो चार्ज होती है, तो हर एक पॉइंट पे जो चार्ज होती है प्रत्येक एक किसी भी सरफेस पे आप ले लीजिए, इस पूरे सरफेस के अंदर किसी भी पॉइंट पे आप ले लीजिए, तो उसके लिए जो आपकी जो पोटेंशियल होगी पूरी एक बराबर होगी। हर जगह जो चार्ज का जो पोटेंशियल होगा वो एक बराबर होगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। तो हर जगह जब चार्ज है जो एक बराबर है, उसका पोटेंशियल एक बराबर है, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, डब्ल्यू ए बी अपॉन में क्यू वी ए, डब्ल्यू ए बी ना वी बी माइनस वी ए। तो जब हमारा पोटेंशियल इस पूरे सरफेस के लिए बराबर, इस पूरे प्लेन के लिए बराबर है, किसी भी पॉइंट पर जाएंगे पोटेंशियल आपको सेम मिलेगा, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। तो यानी वीबी भी वी ए के बराबर होगा, मतलब वी और वीबी का जो पोटेंशियल होगा सेम होगा। तो ये दोनों सेम है, तो डब्ल्यू ए बी अपॉन में क्यू, ये वीबी और वी ए दोनों एक बराबर एक समान है तो ये 0 हो जाएगा। तो डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू ये क्यू के बराबर आ जाएगा, सॉरी 0 के बराबर आ जाएगा। ये इससे जाकर मल्टीप्लाई करेगा, ये 0 हो जाएगा। तो डब्ल्यू ए बी क्या हो जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो वर्क डन जो होगा इस केस के लिए 0 के बराबर होगा। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है उसके ऊपर प्रत्येक पूरे सरफेस पे किसी भी प्लेन पे किसी भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है वो हमारा एक जैसा एक समान होता है। तो जो भी वर्क डन होगा इस पूरे सरफेस पे वो 0 के बराबर होगा, है ना। तो वर्क डन हमें यही निकालना था कि चार्ज ए से लेके बी तक मूव कर रहा है तो उसका वर्क डन बताइए, तो उसका जो वर्क डन होगा वो 0 के बराबर होगा। ऑलराइट, समझ में आया? कोई दिक्कत, डाउट, परेशानी तो कमेंट कर सकते हैं सभी बच्चे। बेटा अगर आपको ऐसे ही वीडियोस आपको फर्दर चाहिए, आपको प्रैक्टिस करना है, कॉन्सेप्ट समझना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स में आपको रेगुलर वीडियोस मिल सकते हैं और आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 points A, B, C lie in a uniform electric field of 5 into 10³ Newton per coulomb as shown in figure. Find the potential difference between A and C। अब देखिए एक फिगर दिया हुआ है जिसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म दिखाई गई है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका A और C के बीच में
पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये बात पूछा गया है। क्लियर? तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सेम उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ज्यादा होगी तो पोटेंशियल भी ज्यादा होगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी तो उसका पोटेंशियल भी कम होगा। ये रिलेशन सभी लोग देखिए, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि पोटेंशियल हर जगह एक बराबर एक समान हो। इस क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि पोटेंशियल हर जगह एक बराबर एक समान हो, लेकिन हाँ ये जो हमारा लाइन है इसमें थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये वाला लाइन ए बी हमारा एक्सियल है और ये बीसी जो है इक्वेटोरियल है। तो इक्वेटोरियल लाइन के लिए, तो इक्वेटोरियल लाइन पे तो हर पॉइंट पे जो पोटेंशियल होती है एक समान होती है, जो कि अभी क्वेश्चन जो बीता है उसमें भी मैंने डिस्कस किया है और पिछले लेक्चर्स में भी मैंने डिस्कस किया है। तो इक्वेटोरियल लाइन पे जो पोटेंशियल होती है वो आपकी एक जैसी एक समान होती है, क्योंकि वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करने लगती है। तो बी और सी का जो पोटेंशियल हमारा एक बराबर होगा, मींस जो पोटेंशियल बी और सी होगा वो एक बराबर होगा। ठीक है, तो हम देखिए हमको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए और सी के बीच में निकालने के लिए, है ना। तो अगर हम ए बी के बीच में भी अगर निकाल देते हैं तो ए सी के लिए उतना ही होगा, क्योंकि बी और सी तो एक ही पोटेंशियल पे है। देखिए ध्यान समझिएगा, अगर बी और सी एक ही पोटेंशियल पे है तो ए और सी के बीच में हम निकाल सकते हैं, वो तो निकाल के मैं दिखाऊंगा ही आप लोगों को, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है ए और सी के बीच में। ठीक है, दो मेथड से इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे पहला मेथड हम क्या करेंगे, ए और बी के बीच में पहले निकाल के देखेंगे। तो ए और बी के बीच में पहले निकाल के देखेंगे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर बी और सी सेम पोटेंशियल पे है, अगर ए बी निकल जाएगा तो ए सी का भी उतना ही आएगा जितना ए बी का आएगा। क्यों? क्योंकि बी और सी सेम पोटेंशियल पे है। तो अगर हम ए बी निकाल दें तो भी हमारा ए सी निकल जाएगा, मतलब ए सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा, है ना। तो यहां पे अगर देखा जाए एक कंसेप्ट यहां पे आप लोगों को याद रखना होगा। कौन सा कंसेप्ट? कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं, मतलब आउटवर्ड्स जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, उसका जो क्षमता होता है, जो उसकी कैपेसिटी होती है वो कम होती जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करती जाती है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि एक हमारा चार्ज पॉजिटिव चार्ज की ओर यहाँ प्लस टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा खासा रिपल्शन होगा, क्योंकि ये अच्छा खासा क्षेत्र में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फैली होगी है। जो इसका जो क्षेत्र होगा, जिस क्षेत्र में ये इसको रिपल्शन कर रहा होगा, जिस एरिया में इसको रिपल्शन कर रहा होगा, ये अच्छा खासा इसका एरिया होगा। लेकिन जैसे जैसे टेस्ट चार्ज आपका आगे बढ़ता जाएगा, इसका जो इफेक्ट होगा इस चार्ज के ऊपर, जितना तगड़ा ये रिपेल कर रहा होगा उतना तगड़ा क्या यहाँ रिपेल कर पाएगा? क्या उतने अच्छे से यहाँ रिपेल कर पाएगा? जैसे जैसे डिस्टेंस आपकी बढ़ती जा रही है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपकी घटती चली जा रही है। अब टेस्ट चार्ज यहाँ पे चला जाएगा तो क्या ये उतना अच्छे से रिपेल कर पाएगा जितना यहाँ पे कर पा रहा था? तो नहीं। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, आउटवर्ड डायरेक्शन बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो होती है वो घटती चली जाती है ना। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी, इट मींस जो है पोटेंशियल भी आपका क्या होगा? घटता चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमको लगाना है। तो अगर देखा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड पहले होगा, और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। तो अगर पहले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो पोटेंशियल भी ज्यादा होगा, और बाद वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है तो पोटेंशियल भी कम होगा। तो पोटेंशियल ज्यादा कहां होगा? तो देखिए VA पे जो है हमारा पोटेंशियल काफी ज्यादा होगा VB से, क्योंकि VA हमारा पहले है और VB हमारा बाद में है ना। और B और C पे जो पोटेंशियल है एक बराबर है, तो VA ग्रेटर देन VB इज इक्वल टू VC हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे हम जैसा देखें कि VB VC के बराबर है, तो यहाँ पे VB तो हमने लिख दिया, तो बराबर VC भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला हम जानते हैं। कौन सा फॉर्मूला? यहाँ पे हम लोग देखिए ऐसे लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ना, तो आपका ये आ जाएगा, देखिए ऐसे। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, देखिए ऐसे आ जाएगा, E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन में dr। अब देखिए यहाँ पे हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो साइन लेकर के नहीं चलेंगे, साइन केवल डायरेक्शन को बताता है। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा dV, मतलब V AB के बीच में निकालना है, इसलिए dV की जगह पे AB लिख देते हैं, AB के बीच में निकालना है अपॉन में dr। अब देखिए dr की तरह A और B के बीच में वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी dr के लिए। तो अगर ये 3 है ये 5 है, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये 4 हो जाएगा। अब पाइथागोरस थ्योरम बेटा सबको लगाने आता होगा, मुझे उम्मीद है कि 4 सेंटीमीटर कैसे आ रहा है वो
आप लोग समझ रहे होंगे, अगर नहीं समझ रहे तो कमेंट सेक्शन में करिएगा, मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम तो नॉर्मल है, सभी बच्चे लगा लेंगे। ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है जो dr जो वैल्यू है वो 4 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज कर देते हैं, तो 10⁻⁻2 हो जाएगा। सेंटीमीटर था, मीटर में चेंज कर दिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इसमें दी हुई है क्वेश्चन में, देखिए कितनी दी हुई है, 5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 10⁻³ इक्वल टू VAB अपॉन में 4 × 10⁻⁻2। अब VAB निकालना है, तो VAB इक्वल टू इसको इधर मल्टीप्लाई कीजिए, 5 × 10⁻³ × 4 × 10⁻⁻2। ये VAB हो जाएगा इज इक्वल टू 5 4 जा 20 हो जाएगा इंटू ये कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। तो देखिए आपका जो आपका वैल्यू आएगी वो 200 वोल्ट्स आएगी। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस आपका इतना आएगा। और इतना ही VAB के बीच में अगर निकला है तो वही VAC भी हो जाएगा, वही VAC भी हो जाएगा, मतलब VAC के बीच भी आपका 200 वोल्ट ही आएगा, क्योंकि जो पोटेंशियल है इस इक्वेटोरियल पॉइंट पे B और C, जो पोटेंशियल B के लिए और जो पोटेंशियल C के लिए वो 1 = 1 समान है। इसलिए यही आपकी वैल्यू AC के लिए भी आएगी। अब हमने तो AB के लिए निकाला, AC के लिए भी उतनी ही वैल्यू आएगी सेम। या इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, और अगर इस तरीके से इच्छा ना करें दूसरे मेथड से करने, मतलब A और C डायरेक्टली आपको निकालना हो, तो फिर हम कैसे करेंगे, हम देखते हैं सेकंड मेथड में। देखिए बेटा, अब जो दूसरा मेथड है वो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वो E cos थीटा इक्वल टू VAC अपॉन में AC। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं भाई, E इज इक्वल टू dV अपॉन में dr था। क्या फॉर्मूला था हमारा, E इज इक्वल टू -dV अपॉन में dr था। तो मैग्नीट्यूड वैल्यू ले रहे थे, इस साइन को छोड़ दे रहे थे, तो dV की वैल्यू आपकी जो पोटेंशियल थी वो आ जा रही थी, और जो आपका जितना डिस्टेंस था AB का वो आ जा रहा था, यही था। लेकिन यहाँ पे E cos थीटा, E के साथ cos थीटा आ गया है। cos थीटा आने का मतलब क्या है कि अब जो हम A और B मतलब जिस प्लेन पे हम लोग ले रहे थे वो तो सिंपल एक्सियल लाइन थी। अब यहां से थीटा एंगल पे डेविएट हो जा रहा है, यहाँ पे नीचे AC क्या हो जा रहा है, डेविएट हो जा रहा है। AC इस तरीके से जा रहा है, थीटा एंगल पे डेविएट हो रहा है ये लाइन। तो हम क्या करते हैं, cos थीटा कंपोनेंट वहां पे आपका यहाँ पे आ जाता है cos थीटा कंपोनेंट। तो जो आपकी फॉर्मूला बनता है वो E cos थीटा इक्वल टू VAC अपॉन में AC बन जाता है। अब वही AC क्या है, वही dr है, VAC क्या है, dV है, तो dV अपॉन में dr। तो E की वैल्यू हमको पता है कितनी है, 5 × 10⁻³ इंटू, अब देखिए cos थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो पंडित बद्री प्रसाद अपॉन में हर बोले सभी लोग पढ़े हैं, तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्रॉस का लिए होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होगा, तो बेस आपका क्या है 4 है और हाइपोटेन्यूज आपका क्या है 5 है, तो जगह 4 अपॉन में 5 इक्वल टू VAC अपॉन में AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू देखिए 5 सेंटीमीटर दी हुई है, तो इसको मीटर में चेंज करके लिखेंगे 5 × 10⁻⁻²। अब एक काम करिए, इसको इधर भेज दीजिए, तो VAC इज इक्वल टू हो जाएगा 5 × 10⁻³ × 10⁻² अपॉन में 5, यही होगा, 5 से 5 कटेगा। अब आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी, हाँ ये 4 भी है, सॉरी ये इधर जाएगा, तो ये इधर जाएगा, तो ये 4 भी यहाँ पे छूट रहा है, ये 4 भी हो जाएगा, यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, तो 5 × 4 हो जाएगा 20, VAC इज इक्वल टू 20 इंटू ये हो जाएगा कितना 10, तो VAC इज इक्वल टू VAC की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 200 वोल्ट्स। और इस मेथड से तो आप लगा ही सकते हैं, जो मेथड आपका ये नॉर्मल आपका ये सेकंड मेथड है, और जो देखिए पिछले वाले मेथड में भी 200 वोल्ट्स आ रहा था, इसमें भी 200 वोल्ट्स आ रहा है, मींस दोनों आपका मेथड जो है सही है। आपको जैसे समझ में आए आप VAB निकाल करके VAC के बराबर कर दीजिए, या डायरेक्टली VAC निकाल लीजिए, आपकी इच्छा, आपका जो आंसर है वो सेम आएगा। ठीक है, क्लियर। तो अगर आज की वीडियो बेटा, आज का जो क्वेश्चंस है, आज का क्लास अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा स्टूडेंट्स, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मोर अपडेट्स के लिए, नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।